all are fine. So welcome back to the world of physics. This is Sonali, your physics tutor, and you are watching your YouTube channel, that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, once again I welcome you all in my physics class. So as we all know that in the last class we have ended up the chapter that is electrostatics. Important chapter है. As far as your exam is concerned, अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ है उस चैप्टर का तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक की. उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको सिक्वेंशियली मिलेंगे. ठीक है. सो आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स विच होल्ड्स द चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर सिलेबस. ठीक है. सो वेव ऑप्टिक्स हमें डिस्कस करना है. तो बच्चों, हमारे कॉमन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंटेंट्स डिस्कस करने हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी सेशन, ये सब कुछ आज के इस फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्लास जो है उसमें हम सारे बेसिक सारे फंडामेंटल डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड इट्स अ चैप्टर फ्रॉम कोर फिजिक्स, दैट इज वेव ऑप्टिक्स. ठीक है. बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. सो नाउ गेट रेडी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द वेव ऑप्टिक्स. सो बच्चों, कीपिंग वेव असाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक्स. ठीक है. सो ऑप्टिक्स ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना स्टडी करते हो. ठीक है. आपने स्कूल तक रिफ्लेक्शन स्टडी किया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, like everything is visible to us, right? Like right now you guys are able to see me just because of the reflection of light. Clear? So you have studied the reflection. At the same time आपने refraction study किया है, आपने प्रिज्म के साथ एक्टिविटी की होगी, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो ये सारे जो फेनोमेना है, जो लाइट ओरिएंटेड फेनोमेना है, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल फेनोमेना. So this phenomena are called as optical phenomena. Okay? So basically optics का मतलब क्या है? It is a branch of physics in which you deal with the optical phenomena. जिसमें आप optical phenomena की study करते हो, like reflection, refraction, dispersion और भी बहुत सारे phenomena जो आपको नहीं पता, जो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं. बट क्या है, जब भी स्टार्ट करते हैं कोई चैप्टर का तो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है अगर हम उसे रिकॉल करें तो आगे का जो न्यू नॉलेज है वो हमें डाइजेस्ट करने में आसानी होती है. ठीक है. तो स्कूल में या फिर अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, ओके, दिस काइंड ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेना, इसे आप रे ऑप्टिक्स कहते हो. क्या कहते हो? रे ऑप्टिक्स. ठीक है. So ray optics is again a branch of physics in which you deal with the optical phenomena by using a very important property of light, and that is rectilinear propagation. What is that? Rectilinear propagation. So बच्चों 9th, 10th, 11th में आपने formation of images by a plane mirror, spherical mirror, lenses, then formation of shadows, ये सब कुछ आपने पढ़ा है. ठीक है. सो ये सारे ऑप्टिकल फिनोमेना जो आपने पढ़े हैं उस ब्रांच को कहा जाता है रे ऑप्टिक्स. ठीक है. रे ऑप्टिक्स इज अगेन अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू डील विद ऑप्टिकल फिनोमेना by using a very important property of light, and that is called as a rectilinear propagation. इसका मतलब होता है light travels in straight line. That means rectilinear propagation. Clear? So this is about the ray optics that you have already done in your previous standards. But now the name of chapter is not a ray optics, instead it's a wave optics. तो सबसे पहले तो अब हमें वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब क्या ये आपको पता हो गया, रे ऑप्टिक्स मतलब क्या ये आपको पता हो गया. ठीक है. तो अभी हमारे चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स. सो रे ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके हो. So as we are dealing with the physics of a 12th board, so we want to go one step ahead to digest, to understand this physics. So now let's see what is wave optics. So बच्चों, आपको ये भी पता है कि बहुत सारे लाइक डिबेट्स हो चुके हैं लाइट पे. कोई कहता है लाइट वेव है, कोई मतलब साइंटिस्ट ऑफ कोर्स, कोई कहता है लाइट पार्टिकल है. ठीक है. सो लाइट के बारे में ये जो डिबेट है ये बहुत स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम द 16th सेंचुरी से चलते आ रही है. ठीक है. बट वेव ऑप्टिक्स जब आप यूज करोगे, वेव ऑप्टिक्स जब आप स्टडी करोगे तो आप वहां पे सिर्फ लाइट का वेव नेचर यूज करोगे. क्लियर? सो वेव ऑप्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करें फिर? वेव ऑप्टिक्स इज अगेन अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू यूज अ वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन ऑल द ऑप्टिकल फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड एज अ वेव ऑप्टिक्स. क्लियर? लाइट का पार्टिकल नेचर भी है,
ड्यूअल नेचर में हमने देखा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर्स में कि कुछ फेनोमेना पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन किए थे, बेस्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर आपको जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना डिस्कस करने हैं, इट इज बाय कंसिडरिंग wave nature of light, and that's why the name of chapter is wave optics. Okay, so you can note down the definition of this wave optics. और अब देखो क्या है, तो देखो बच्चों, हमें पता है जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो हर मूवी का कोई एक हीरो होता है, वैसे ही हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि हमारे मूवी का नाम है वेव ऑप्टिक्स और इस मूवी का जो हीरो है वो है लाइट। कौन है? लाइट। तो जैसे हम हर हीरो की जो बैकग्राउंड है वो पता करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, राइट, उनका पास्ट एंड ऑल। इन द सिमिलर वे आज के इस क्लास में हमारे स्टोरी का जो हीरो है लाइट, उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए, कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट को डिस्क्राइब किया, किसी ने लाइट को पार्टिकल कहा, किसी ने लाइट को वेव कहा। सो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने लाइट को जिस वे में डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, वो सब कुछ, वो सारी हिस्ट्री जो है लाइट की, वो आज हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, सो देखो बच्चों, लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो यू हैव डन विद द rectilinear propagation of light. Clear? So by using rectilinear propagation of light, you have like studied the phenomena reflection, refraction, dispersion and so on. So by considering the same concept of rectilinear propagation of a light, the very first scientist in 1636, the name of that scientist Descartes. उस साइंटिस्ट का नाम था Descartes. इन साइंटिस्ट ने क्या किया? Considering the important property, that is which property? Rectilinear propagation of light. He stated the particle nature of light. Particle nature of light. ठीक है, सो डेस्कार्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1636 में, मतलब 16th सेंचुरी में लाइट का कौन सा नेचर को इंट्रोड्यूस किया था? पार्टिकल नेचर को। उसके बाद इस स्टोरी में एक नए साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें देखो अभी न्यूटन ने कैसे लाइट को एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने क्या किया, ये जो डिस्कार्ट ने कहा था, डिस्कार्ट ने क्या किया था? लाइट का पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस किया था। उसी थियोरी को न्यूटन ने कंटिन्यू किया, उसे मॉडिफाई किया और न्यूटन ने क्या कहा? एवरी सोर्स ऑफ लाइट, एवरी लाइट सोर्स या फिर एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स, क्या करते हैं? एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया कॉर्पुस्कल्स। ठीक है, सो न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट जो है, कोई भी लाइट सोर्स, फिर वो बल्ब हो या आपका सन हो या कोई ट्यूब लाइट हो, कोई भी लाइट सोर्स क्या करता है? टाइनी पार्टिकल्स एमिट करता है और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया कॉर्पुस्कल्स। और करके न्यूटन की ये जो थियरी है रिगार्डिंग लाइट, इसे कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थियरी। क्लियर? सो देखो अभी न्यूटन ने क्या क्या बताया। ये एक बस स्टोरी है, लाइट की स्टोरी है, लाइट की हिस्ट्री है जो हम जान रहे हैं। ठीक है, तो इसको एज अ बोरिंग लाइक सिलेबस एंड ऑल कंसिडर ना करते हुए अगर आप इसको एक स्टोरी समझ के लो तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखने में और डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, क्लियर? सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने कही कि ये जो लाइट सोर्स है जो टाइनी पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पुस्कुल्स, एंड ही स्टेटेड दैट these corpuscles are rigid. These are perfectly elastic and massless. ठीक है, तो न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में है। कोई भी लाइट सोर्स जो लाइट एमिट करेगा वो उस टाइनी पार्टिकल्स को कॉर्पुस्कल्स कहा जाता है। ये कॉर्पुस्कल्स रिजिड, इलास्टिक और मासलेस होते हैं। जस्ट आप इमेजिन करो कि अगर ये मासलेस ना होते तो क्या होता? अगर आप ट्यूबलाइट के या फिर कोई बल्ब के नीचे खड़े हो, वहां से ऐसे लाइट एमिट होता। न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एमिट हो रहा है मतलब कॉर्पुस्कुल्स बाहर पड़ेंगे, और अगर ये मासलेस ना होते तो ये हमारे जब भी कोई सर पे या कहीं पे भी जब हिट होते तो हमें क्या होता? लाइक लगती थी। क्लियर?
So these corpuscles are found to be massless. Clear? Then he stated that ये जो corpuscles है, then he stated that this corpuscles travels along straight line path. Along straight line path मतलब इन्होंने लाइट की जो important property है rectilinear propagation ये भी explain की that this corpuscles travels along a straight line path with very high speed. With very high speed, and he stated that the speed of this corpuscle is found to be different, which is different in different media. मतलब हर जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही क्या होगी, इन कार्पुस्कुल्स की जो स्पीड है वो भी चेंज होगी, ऐसा न्यूटन का कहना था। और न्यूटन ने एक और बात कही कि ये जो कार्पुस्कुल्स की स्पीड है ये डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। आज के नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें पता है दैट लाइट ट्रेवल्स विद द फास्टेस्ट स्पीड थ्रू द रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम, राइट। सो बट न्यूटन का कहना क्या था, लाइक ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी था आज के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो व्हाट इज स्टेटेड, द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो मीडियम है वाटर और एयर, सो यू नो एज कंपेयर टू एयर वाटर इज मोर डेंसर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्हाट इज स्टेटेड, वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। सो ये सेकेंड थिंग उन्होंने कही। उसके बाद फिर क्या हुआ, लाइट के अलग अलग कलर्स दिखे। जब लाइट प्रिज्म में से पास हुआ तो लाइट का स्प्लिटिंग हुआ 7 कलर्स में, रेनबो के 7 कलर्स जिसे आप क्या कहते हो, विबग्योर, ठीक है। तो फिर इस पे क्या रीजन देना, तो इस पे न्यूटन का कहना था कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट are because of different size of corpuscles, different size of corpuscles। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट के जो अलग अलग कलर्स है, ये 7 कलर्स ऑफ रेनबो जिसे हम विबग्योर कहते हैं शॉर्ट में, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पुस्कुल्स। क्लियर। सो ये थी न्यूटन की कार्पुस्कुलर थियरी, जिसमें के कुछ स्टेटमेंट्स तो जो थे वो टोटली रॉन्ग थे ऐसा हम कह सकते हैं, बट क्या हुआ, ये नाम में ही बहुत वजन था, लाइक न्यूटन, और न्यूटन का अगर कहना है तो वो सही ही होगा। ये अज्यूम करके ये थियरी कुछ सालों तक क्या हुई, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया और इस थियरी को फॉलो किया। बट स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी हम आगे देखेंगे। तो ये है न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सो दैट यू कैन हैव अ स्टफ अलोंग विथ यू। अब हम क्या करेंगे, इस स्टोरी के सक्सेस देखेंगे। जैसे कि हर कॉइन की 2 साइड्स होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, वैसे ही ये जो न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी है इसके सक्सेस देखो क्या है। इस स्टोरी ने मतलब इस थियरी ने क्या किया, 2 ऑप्टिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। वो 2 ऑप्टिकल फिनोमेना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो दिस थियरी कुड प्रूव दिस 2 ऑप्टिकल फिनोमेना, that is reflection and refraction. This is the success of this theory, and at the same time this theory also proves rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. So these are the success of this theory. Okay? So न्यूटन के कार्पुस्कुलर थियरी ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को टोटली एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने अपने थियरी को कंसिडर करते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। सारे लॉज जो थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के वो इस थियरी ने टोटली ओबे किए, ठीक है। लॉज आप पढ़ चुके हो। उसके बाद लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी इस थियरी ने एक्सप्लेन की। तो ये है इस थियरी के सक्सेस। बट वी नो दैट
as each coin has two sides, positive and negative. So अब इस नाम में ही तो वजन था न्यूटन, तो न्यूटन का अगर कहना है तो सही होगा। ये सोच के लोगों ने इस थियोरी को एक्सेप्ट किया, कुछ सालों तक इसे फॉलो किया, बट स्टिल इस थियोरी में ड्रॉबैक्स थे। और वो ड्रॉबैक्स ये थे कि एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है फौकॉल्ट। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज फौकॉल्ट। फौकॉल्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। सो दिस इज प्रूव्ड बाय फौकॉल्ट एक्सपेरिमेंटली। और अगर एक्सपेरिमेंटली चीज प्रूव हो चुकी है सो ऑब्वियसली वो करेक्ट ही होगी, उस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये था पहला फेलियर और ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थियरी, दैट न्यूटन की थियरी के अकॉर्डिंग लाइट की जो स्पीड है, मतलब कार्पुस्कुल्स की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयरर। बट फौकॉल्ट हैज डन एक्सपेरिमेंट एंड इट प्रूव्ड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, सो ये हो गया पहला ड्रॉबैक न्यूटन के कार्पुस्कुलर थियरी का। इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इस थियरी ने सिर्फ ये दो ऑप्टिकल फिनोमेना को प्रूव किया, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम सेवरल ऑप्टिकल फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उसके बाद है पोलराइजेशन। सो ये सारे जो फेनोमेना है, ये सारे फेनोमेना न्यूटन्स की कार्पुस्कुलर थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थियरी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट आपको आपके नोट्स में लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिक्चर ऑफ Newton's corpuscular theory. Clear? So I hope you got this picture. But as there are these drawbacks in this picture, so later on, after a few years, this theory has been failed. And then next scientist आए, उन scientist का नाम है हाइगेन, और हाइगेन ने अपनी theory दी जिसे कहा जाता है हाइगेन्स वेव थियोरी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट ये पार्टिकल ना होते हुए लाइट क्या है, वेव है। सो नाउ लेट्स सी द हाइगेन्स वेव थियोरी ऑफ लाइट। सो बच्चों, न्यूटन की कार्पुस्कुलर थियोरी में जो भी फ्लॉज थे, और न्यूटन की कार्पुस्कुलर थियोरी ने लाइट का कौन सा नेचर बताया था, पार्टिकल नेचर, जिसे नाम दिया था कार्पुस्कुल्स। बट उसके जो ड्रॉबैक्स थे, न्यूटन की थियोरी के जो भी फ्लॉज थे, उसे ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है, नेक्स्ट हीरो है हमारे स्टोरी के, उनका नाम है हाइगेन। हाइगेन वाज अ डच साइंटिस्ट। ठीक है, और उन्होंने अपनी थियोरी दी जिसे कहा जाता है हाइगेन्स वेव थियोरी। तो उन्होंने कह दिया कि लाइट पार्टिकल नहीं है, जिसे न्यूटन ने कार्पुस्कुल्स कहा था, तो हाइगेन का कहना था कि लाइट क्या है, वेव है, और करके इस थियोरी को कहा जाता है हाइगेन्स वेव थियोरी। तो अभी हम क्या करेंगे, हाइगेन्स की जो वेव थियोरी ऑफ लाइट है, इसका पिक्चर जो इसका सिनेरियो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्लियर? सो सी, हाइगेन्स का कहना क्या था, लाइट जो है इज मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है। सो दिस स्टेटमेंट इज contradictory to the statement of Newton. According to him, light was a particle, that is corpuscles, and according to the Huygens, light is a mechanical wave. अब आपको पता है मैकेनिकल वेव दो टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो अभी तो सबको पता है कि लाइट ये ट्रांसवर्स वेव है, बट तब जब हाइगेन ने ये थियरी दी थी तो उनका कहना ये था कि लाइट मैकेनिकल वेव है, बट कौन सा टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। Longitudinal wave, and after that later on this statement has been corrected and then stated that light is not a longitudinal wave, instead it's a transverse wave. Okay, but जब उन्होंने theory दी तो उनका कहना यही था कि light जो है वो longitudinal mechanical wave है। तो बच्चों देखो अब इस theory को आगे कैसे बढ़ाया गया। तो आपको बेसिक नॉलेज पता है, 11th में भी थोड़ा बहुत वेव का स्टडी आपने किया है। कोई भी मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। सो दैट मीन्स इट इज वेरी वेल क्लियर, ही स्टेटेड दैट लाइट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ओके, सो ये स्टेटमेंट दिया हाइगेन ने अपने थियोरी में
कि अगर लाइट मैकेनिकल वेव है और उसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। सो हर मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसा हाइगन ने कह दिया। बट अब क्या हुआ, अब ऑब्जेक्शन ये अराइज हुआ कि अगर लाइट को ट्रैवल होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है तो ठीक है, फिर ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, ये है हमारी अर्थ। और आपको पता है सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, देयर इज एम्प्टीनेस, वी कॉल इट एज अ वैक्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, सो इन वैक्यूम नो मीडियम एग्जिस्ट। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द हाइगन, लाइट नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो अगर ये चीज है, ये बात है, तो फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन ये अरेज किया, फिर सन भी तो लाइट का सोर्स है, सन से लाइट निकल के अगर अर्थ तक पहुंच रहा है तो इन बिटवीन लाइट कहाँ से पास हो रहा है, लाइट कहाँ से पास हो रहा है, वैक्यूम में से। और वैक्यूम मतलब क्या, नो मीडियम, राइट, मतलब लाइट वैक्यूम में से भी तो पास हो रहा है। फिर लाइट को पास होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत कैसे हुई। तो इस पे हाइगन का कहना ये था कि वैक्यूम में भी एक मीडियम एग्जिस्ट करता है, स्पेस में जिसे कहते हो, इन स्पेस और वैक्यूम देयर एग्जिस्ट अ मीडियम। वहां पे क्या होता है, एक मीडियम एग्जिस्ट करता है। उस मीडियम को उन्होंने नाम दिया लुमिनिफेरस ईथर। एक ईथर की एक थियरी हाइगन ने बताई, एक न्यू थियरी थी कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए अगर मटेरियल मीडियम की जरूरत है, तो फिर लोगों का कहना था कि सन से लाइट निकल के अगर अर्थ तक पहुंच रहा है तो लाइट तो वैक्यूम में से भी पास हो रहा है। तो इस पे हाइगन ने एक्सप्लेनेशन दिया कि वैक्यूम में, स्पेस में भी क्या होता है, एक मीडियम एग्जिस्ट करता है। उस मीडियम का जो नाम था वो था लुमिनिफेरस ईथर। ऐसे एक ईथर की थियरी, एक न्यू कॉन्सेप्ट हाइगन ने इंट्रोड्यूस किया। सो अकॉर्डिंग टू हाइगन, दैट स्पेस और द एम्प्टीनेस ऑफ द वैक्यूम कंसिस्ट ऑफ अ मीडियम एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड एज अ लुमिनिफेरस ईथर। अब ठीक है, लोगों ने इसे भी मान लिया। फिर से एक ऑब्जेक्शन ये राइज हुआ कि अगर वैक्यूम में मीडियम एग्जिस्ट करता है लुमिनिफेरस ईथर, तो जब ये लाइट वैक्यूम से पास होगा तो उसकी जो स्पीड है, क्योंकि वैक्यूम में अगर ये मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब लाइट इस लुमिनिफेरस ईथर से पास होगा तो लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो इस पे फिर से हाइगन ने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो ईथर है, ये परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, इसे जीरो डेंसिटी है, इट हैज जीरो डेंसिटी एंड परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी। तो अब हाइगन का कहना क्या था कि वैक्यूम में मीडियम है जिसे कहा लुमिनिफेरस ईथर। फिर अगर मीडियम है तो जब लाइट इस मीडियम से पास होगा तो लाइट की स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। तो उस पे हाइगन का कहना था कि ये जो मीडियम है लुमिनिफेरस ईथर, ये ऐसा मीडियम है जिसकी डेंसिटी 0 है और जिसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है। और अगर कोई लाइट 0 डेंसिटी मीडियम में से पास होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड है वो अफेक्ट नहीं होगी, बिकॉज लाइट की स्पीड का ये एक और फॉर्मूला था, v equals to under root of e by rho. That means speed of light is inversely proportional to the density of medium. तो अगर ईथर की डेंसिटी 0 है तो लाइट की स्पीड कैसे होगी, इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम तो होगी। सो द स्पीड ऑफ लाइट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस हाइपोथेटिकल मीडियम जिसे कहा जाता है लुमिनिफेरस ईथर। क्लियर? सो इस तरह से जो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए उन सब पे हाइगन ने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। और फिर उनका कहना था कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट colors of light is because of different wavelength of light. तो अब हाइगन ने लाइट को वेव कहा है, तो लाइट अगर वेव है तो उसे पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइजेस ऑफ द कार्पस्कल्स, बट अकॉर्डिंग टू द हाइगन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ of wave. Okay, so this is Huygens wave theory. Okay,
ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस थ्योरी के सक्सेस और ड्रॉबैक डिस्कस करते हैं। तो इस थ्योरी का पहले इस थ्योरी के सक्सेस हम देखते हैं। तो इस थ्योरी का सबसे पहला सक्सेस ये था कि इस थ्योरी ने न्यूटन के थ्योरी के जैसे ही रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। एट द सेम टाइम न्यूटन्स की थ्योरी का जो सबसे बड़ा फ्लॉस था, जो लैक्यूना था, वो कौन सा था? उनके अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर, बट फौकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि वो स्टेटमेंट जो है वो टोटली रॉन्ग है। तो इस स्टेटमेंट को हाइगेन ने अपने थ्योरी में करेक्ट किया एंड प्रूव दैट स्पीड ऑफ लाइट इन denser medium is less as compared to speed of light in rarer medium. So these are the successes of Huygens wave theory. तो ये तीन जो फ्लॉस थे न्यूटन के थ्योरी के, ये किसने ओवरकम किए? हाइगेन ने अपने वेव थ्योरी में। बट स्टिल इस थ्योरी के भी ड्रॉबैक्स थे, इस थ्योरी के भी क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। सो नाउ लेट्स सी द ड्रॉबैक्स ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो हाइगेन ने ये एक मीडियम के बारे में कहा था, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल मीडियम, जिसे क्या कहा था उन्होंने? ईथर। कि स्पेस में हर जगह ये ईथर ऐसे स्प्रेड हुआ है, जिसकी डेंसिटी 0 है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी है, करके जब लाइट इसमें से पास होगा तो लाइट की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा हाइगेन का कहना था। बट ये मीडियम, इस मीडियम का कोई भी एविडेंस नहीं था, मतलब इस मीडियम के एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं था, और करके ये थ्योरी एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो इस पहला ड्रॉबैक के हाइगेन्स के वेव थ्योरी का कि इट कुड नॉट हैव और ही कुड नॉट प्रूव द एविडेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मीडियम दैट इज ईथर, और इसी के लिए इस मीडियम को हाइपोथेटिकल कहा। हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी मीडियम, ठीक है, जो है नहीं है, हमें नहीं पता। ओके, फिर और दो साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम है माइकलसन एंड मोरले। और ये माइकलसन और मोरले दोनों, ये साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, काय के लिए एक्सपेरिमेंट किया? फॉर द एग्जिस्टेंस, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मीडियम दैट इज लुमिनिफेरस ईथर, एंड ही गॉट द नेगेटिव रिजल्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट। और इसमें से इन्होंने ये प्रूव किया कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हाइगेन की थ्योरी का, कि इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया था लुमिनिफेरस ईथर का, एक हाइपोथेटिकल मीडियम का। बट माइकलसन और मोरले, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना चाहा कि ईथर का एग्जिस्टेंस है या नहीं, तो दे गॉट द नेगेटिव रिजल्ट एंड दे स्टेटेड दैट ईथर डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। और एक ड्रॉबैक ये है कि ये थ्योरी पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर? सो दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। फिर क्या हुआ? फिर से स्टोरी में एक नए हीरो आए, उन हीरो का नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। ठीक है, सो हाइगेन्स के वेव थ्योरी के जो भी फ्लॉस थे, जो भी लैक्यूनास थे, इसे करेक्ट करने के लिए अब मैक्सवेल आए। तो अब हम देखते हैं मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो बच्चों, हाइगेन की थ्योरी का जो ड्रॉबैक था, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट हाइपोथेटिकल मीडियम दैट इज लुमिनिफेरस ईथर, ठीक है, जो कि रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि माइकलसन और मोरले के अकॉर्डिंग ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये सारे जो फ्लॉस थे हाइगेन्स की थ्योरी के, इसे ओवरकम और करेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने अपनी अब लाइट की थ्योरी दी, जिसे कहा जाता है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो डिटरमिन की, और फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से लाइट की स्पीड को कंपेयर किया, एंड ही गॉट टू नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम, and its approximate value you better know 3 × 10⁻⁸ meter per second. And from this particular result he concluded that light
is nothing but electromagnetic wave. Light is nothing but electromagnetic wave. तो न्यूटन ने लाइट को कार्पस्कुल्स कहा, पार्टिकल कहा, हाइगेन ने लाइट को वेव तो कहा, पर कौन सी वेव कहा? मैकेनिकल वेव कहा, जिससे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो उस मीडियम को, उस हाइपोथेटिकल मीडियम का एग्जिस्टेंस बताया था हाइगेन ने, जो कि रॉन्ग प्रूफ हो गया। फिर मैक्सवेल ने अपने थियरी में कहा, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटर रिलेशनशिप स्टडी किया, उस पर से कुछ इक्वेशंस डिराइव किए जिसे कहा जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। और उसके अकॉर्डिंग अब मैक्सवेल ने कहा कि लाइट ये वेव तो है, बट ये मैकेनिकल वेव ना होके लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो फिर ये ईथर की जो एक झंझट थी, ईथर का जो मसला था, वो पूरा ही सॉल्व हो गया। अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड एज इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट डज नॉट नीड और requires material medium for its propagation. Material medium for its propagation. So इस तरह से हाइगेन की थ्योरी का जो मेन ड्रॉबैक था वो मैक्सवेल ने अपने थ्योरी में ओवरकम कर दिया, कि उन्होंने कह दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली लाइट सन से निकल के अर्थ पे पहुंच सकता है, वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है। क्लियर? According to the Maxwell, he stated that light is an electromagnetic wave. It consists of electric field vector and magnetic field vector, and it is perpendicular, and both are perpendicular to direction of propagation of light. Direction of propagation of light. So ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में दिया। ये दो स्टेटमेंट से हाइगेन्स की थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे उसे तो ओवरकम किए, बट एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, जो कि लाइट की जो डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है, उसे एग्जैक्टली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा, so let k bar be the wave propagation vector which decides the direction of propagation of light. Then it consists of electric field vector E bar and magnetic field vector B bar such that both are perpendicular. ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इस वेव प्रोपोगेशन वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं? E bar, B bar and K bar are mutually perpendicular to each other. Okay? So this is Maxwell's electromagnetic theory, जिसने हाइगेन्स के थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे उसे ओवरकम कर दिए, बट स्टिल स्टोरी यहीं तक नहीं रुकी। तो इस स्टोरी में फिर से साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक्स, और प्लैंक्स ने फिर से लाइट से रिलेटेड एक स्टोरी दी जिसे कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। प्लैंक्स क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट। सो देखो, ये मैक्स प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर में। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक को एक फेनोमेना एक्सप्लेन करना था, उस फेनोमेना का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। सो न्यूटन के टाइम लाइट पार्टिकल था, हाइगेन और मैक्सवेल के टाइम लाइट क्या था? वेव था। अब इसी लाइट के इसी वेव नेचर को आगे कंटिन्यू करते हुए मैक्स प्लैंक्स ने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये ऑप्टिकल फेनोमेना एक्सप्लेन करना चाहा, तो लाइट के वेव नेचर का यूज करके ये फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाया, और फिर तब क्या हुआ? मैक्स प्लैंक्स ने क्या कहा? लाइट इज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे उन्होंने कहा क्वांटा, और क्वांटम ऑफ एनर्जी, एक होगा तो क्वांटम, एक से ज्यादा होगा तो क्वांटा ऑफ एनर्जी, एंड ईच पैकेट और क्वांटा हैज अ एनर्जी E इज इक्वल्स टू h न्यू। और यही से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये थी मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट, जिन्होंने
ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लाइट का वेव नेचर यूज किया, बट लाइट का वेव नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब लाइट का एक नया नेचर मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में है और हर पैकेट को कहा जाता है क्वांटम ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। और फिर इसी थ्योरी को आगे आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया। इसी थ्योरी को आगे किसने मॉडिफाई किया? आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया। और आइंस्टाइन ने फिर से क्वांटम थियरी बताई जिससे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल। ही स्टेटेड दैट लाइट इज पार्टिकल एंड ही नेम्ड दैट पार्टिकल ऑफ लाइट एज फोटोन। क्लियर? सो यहाँ तक थी लाइट की ये पूरी हिस्ट्री। और उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने एक और थियरी लिखी जिस थियरी को कहा जाता है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी which has introduced a revolutionary concept of constancy of speed of light. Constancy of speed of light. तो बच्चों यहाँ तक थी लाइट की स्टोरी और ये रिसेंट हुआ है 1905 में। तो अब हम लाइट के दोनों नेचर यूज करते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना जहाँ पे पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है वहाँ पे पार्टिकल नेचर यूज करते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। और कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना जहाँ पे वेव नेचर डोमिनेंट है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हो गया, डिस्पर्शन हो गया। सो वहाँ पे हम यूज करेंगे लाइट का वेव नेचर। क्लियर? सो लाइट का पार्टिकल नेचर लेके जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारा। तो अब इस चैप्टर में आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम लाइट का वेव नेचर यूज करेंगे और करके ही चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? तो ये थी पूरी लाइट की हिस्ट्री। सो अब लाइट का पास्ट आपको पता है, ठीक है? तो इस पास्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, लाइट की जो आगे की स्टोरी है उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर में भी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये क्या, ये तो एग्जाम में नहीं आने वाला है। बट बच्चों हमें सिलेबस ओरिएंटेड नहीं तो हमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनना है, ठीक है? आगे जाके कुछ करना है, अगर साइंटिस्ट बनना है, कुछ करना है, तो ये सब कुछ जो है बेसिक फिजिक्स का, ये सब कुछ हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बच्चों रिकॉल करो लाइट की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है? न्यूटन्स की कार्पुस्कुलर थियरी जिसमें लाइट का पार्टिकल नेचर बताया, उसके बाद हाइगेन ने वेव थियरी एक्सप्लेन की, फिर बाद में मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दिखी, फिर मैक्स प्लैंक ने लाइट की क्वांटम थियरी एक्सप्लेन की और फिर आइंस्टाइन ने क्वांटम थियरी को ही मॉडिफाई किया और फिर से एक थियरी दी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी विच हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। Clear? So this is all about the history and the past of light. I hope you got it. Clear? So बच्चों अब आगे इस चैप्टर में हमें लाइट का वेव नेचर यूज करना है। सो हमें हाइगेन की जो वेव थियरी थी उस वेव थियरी को आगे कंटिन्यू करना है। तो हाइगेन्स के वेव थियरी के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर उस हाइगेन्स की उस वेव थियरी का यूज करके हम आगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सारे ऑप्टिकल फेनोमेना एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो आई होप यू गॉट इट एंड एंजॉय इट इफ पॉसिबल। ओके? सो जो भी यहाँ पे लिखा था आई होप आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया होगा क्योंकि सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं की होती है, ठीक है ना? So go through it and prepare it. So we will meet in the next class with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.